Good morning, students. So in the last class, we were doing trigonometric equations, and I think हमने okay, अच्छा, okay. Last class we have discussed this. Fine. Paper. And इसके पहले हमने कौन सा पैटर्न कर लिया था बेटा? Have we finished the 7 type 7? Yes. Yes, correct. पूरे क्वेश्चंस भी कुछ डिस्कस कर लिए थे अपन ने. बिल्कुल परफेक्ट. बिल्कुल परफेक्ट. चलो, इसी के पैटर्न पे एक और क्वेश्चंस कराऊंगा बेटा. इस पे एक क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, थोड़ा हो सकता है वो जेई मेंस भी लगे, पर ठीक है, हमको करना जरूरी है तो हम उसको करते हैं. एक सेकंड में क्वेश्चन देख लूं. एग्जाम्पल. अच्छा, मुझे ये बताओ, ये वाला क्वेश्चन हो गया है क्या? 1 + sin x इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू 0. ये क्वेश्चन हुआ है क्या? नो. ठीक है, तो इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे उस पैटर्न पे. एक दो तीन क्वेश्चन कराऊंगा आज की क्लास में उस पैटर्न पे. देखना, है तो रेंज से रिलेटेड कहीं ना कहीं, बट भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी है इसके अंदर. ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू. साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू विच इज इक्वल टू -1. नो द रेंज ऑफ दिस इज -1 to +1, and the range of this expression is 0 to 1. अब मुझे जरा ये बताओ कि अगर आपको -1 लाना है, अगर आपको -1 लाना है, तो किन दो नंबर का प्रोडक्ट अंडर दिस रेंज एंड दिस रेंज, कौन से दो नंबर का प्रोडक्ट आपको +1 मिलने वाला है? तो बस एक ही केस होने वाला है बेटा, जब ये -1 हो और ये +1 हो. इसके अलावा कोई केस पॉसिबल ही नहीं है. राइट? क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू मल्टीप्लाई होगी इसके मैक्सिमम वैल्यू से, जब भी दोनों का मल्टीप्लीकेशन मिलकर कितना आने वाला है आपके पास? 1. तो आपके पास जो सॉल्यूशंस आएंगे वो कुछ इस टाइप के आएंगे कि साइन एक्स तो सर 1 - 1 होना चाहिए, और साइन स्क्वायर एक्स बाई टू +1 होना चाहिए. राइट? तो साइन एक्स -1 होना चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू +1 होना चाहिए. मतलब साइन एक्स बाई टू को कितना होना चाहिए? +1 भी चलेगा और -1 भी चलेगा. +1 भी चलेगा और -1 भी चलेगा. मतलब कुछ इस तरीके से होना चाहिए. ध्यान देना इस पैटर्न पे, इस क्वेश्चंस पे बहुत अच्छे से ध्यान देना कि कुछ इस तरीके से होना चाहिए बेटा कि साइन एक्स जो है वो -1 हो, मतलब जो आपका एंगल हो दोस्तों वो ये वाला हो, ये वाला हो. राइट? यहीं पे साइन एक्स -1 होता है, एक्स यहाँ पे हो, और यहाँ पे एंगल आप x/2 यूज कर रहे हो, तो x कुछ ऐसा होना चाहिए कि x/2 जो है आपके पास, x/2 आपके पास यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है. मतलब x/2 ऊपर या नीचे में से कहीं भी हो सकता है, इसमें से या इसमें से, बट x को तो यही होना पड़ेगा. राइट? तो अब हमको सिर्फ इसका सॉल्यूशन लिखना है, ना तो सिर्फ हमको इसका सॉल्यूशन देना. दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कराना, दोनों के बीच में एंड लिखा हुआ है. तो मैं यहां से ये बोल सकता हूँ क्या कि x जो भी होगा, इट शुड बी ऑफ टाइप 4n - 1 π/2. और यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि x/2 मस्ट बी ऑफ द टाइप 2m + 1 π/2. राइट? 2m + 1 π/2. रीजन इज सिंपल, क्योंकि वेरिएबल अलग अलग चूज करने हैं आपको. क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो n आ रहा है, जिस n के लिए आप यहाँ पे आ रहे हो, उसी n के लिए यहाँ पे आओ. अलग अलग हो सकते हैं, तो वेरिएबल अलग अलग चूज करना है. तो यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो कैंसिल होके ये हो जाएगी. तो एक बार x की वैल्यू आपके पास आ रही है 4n - 1 इंटू π/2.
और दूसरी आपके पास आ रही है एक्स की वैल्यू 2m+1 पाई। मतलब आपको कुछ इस तरीके से निकालना है, द एंगल शुड बी समथिंग लाइक दैट, एंगल शुड बी, एंगल शुड बी ऑफ टाइप, शुड बी ऑफ बोथ फॉर्मेट, बोथ फॉर्मेट। ये दोनों फॉर्मेट का होना चाहिए, मतलब कोई ऐसा एंगल आपको पिक करना पड़ेगा जो 4n-1 पाई बाई 2 के टाइप भी होगा और 2m+1 पाई का भी टाइप होगा। भले ही m और n की वैल्यू अलग अलग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए हम दोनों को इक्वेट करते हैं भाई। ठीक है, किसी n या किसी m के लिए ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे, मतलब x की वैल्यू है तो दोनों के पैटर्न पे ही होनी चाहिए, है ना। ये x यहाँ पे लिख ही देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। फिर अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये पाई से ये पाई उठ जाएगा, ठीक है। तो ये 4n-1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m+1। तो ये बोलेगा 4n-1 इज इक्वल टू 4m+2। अब आप मुझे जरा ये बताओ, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं अपन। इसको लिख लेते हैं 4n-4m इज इक्वल टू 3। अब मुझे जरा ये बताओ, n और m दोनों इंटीजर क्या है? n और m इंटीजर, किसी भी n और m के लिए ये रिलेशन कभी आ सकती है क्या? Is there any value of n or m, any integer value of n or m for which this relation can hold? 4 times of n minus m is equal to 3। 4 times of n minus n is equal to 3। तो ये दोनों इंटीजर हैं, तो भाई इसको इंटीजर होना पड़ेगा। और अगर इसको इंटीजर होना पड़ेगा दोनों का सब्सट्रैक्शन, तो भाई ये जो पूरा है कौन सा, इस पूरे को 4 का मल्टीपल होगा। दिस मस्ट बी द मल्टीपल ऑफ 4, दिस मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 4, must be multiple of 4 and this is not the multiple of 4। so it is it any, is it possible that 4 times of n minus m can anytime be equal to 3? No possibilities, no possibilities। so therefore we can say कि कोई एंगल जो है x वो इस पैटर्न में भी लिखा हो और साइमल्टेनियसली इस पैटर्न पे भी लिखा हो, कभी ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि वो किसी n के लिए इस पैटर्न पे लिखा हो और किसी m के लिए इस पैटर्न पे लिखा हो। इसीलिए आप लोगों का सॉल्यूशन क्या आना चाहिए इसमें? देयरफॉर x बिलोंग्स टू क्या आना चाहिए? अब ये तो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है जिसमें वो पैटर्न पे नहीं लिखा हुआ रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा जिसमें पैटर्न में लिखा हुआ आएगा, तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है बेटा, ये सारे ये वाले पैटर्न के ये वाले क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं। साइन एक्स की वैल्यू -1 है बेटा। मैं एक और क्वेश्चन बताऊंगा उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे। बेटा इक्वेट करने का मैंने आपको बताया, आप इस चीज को समझो, दोनों एक्स है ना। अब जब दोनों एक्स की वैल्यूज हैं तो भाई साहब दोनों एक्स की वैल्यू सेम टाइप सेम होनी चाहिए। नहीं, कभी भी आप एक्स की वैल्यू लोगे, एक वेरिएबल की वैल्यू दो अलग अलग थोड़ी लोगे। तो भाई एक्स की वैल्यू ये भी और ये भी दोनों, भले ही वैल्यू अलग अलग हो, वैल्यू सेम होगी। एन और एम की वैल्यू अलग अलग हो सकती है क्योंकि दोनों है तो एक्स की वैल्यू, वेरिएबल तो एक ही है, तो इसीलिए मैंने उसको इक्वेट किया। और बट ऐसी एन और एम की कोई वैल्यू ही पॉसिबल नहीं हो पाई जिसके लिए ये वाली जो मैंने यहाँ पे इक्वेट किया है ये इक्वेशन होल्ड हो पाए। मतलब देयर इज नो वैल्यूज इन ऑफ एन और एम, देयर इज नो कॉम्बिनेशन ऑफ एन और एम फॉर विच दिस विल गोइंग टू बी हैपन।
मैं एक एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा बेटा। थोड़ा सा इसको समझो, थोड़ा उसको समझोगे, हो जाएगा दोनों। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ। नॉट द कॉमन सॉल्यूशन बेटा, कॉमन सॉल्यूशन, हाँ कॉमन सॉल्यूशन ऑफ दिस टू, दिस एंड दिस, बोले तो दिस एंड दिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, उसको इसी पैटर्न पे समझते हैं। cos ऑफ 4 थीटा, cos ऑफ 4 थीटा प्लस साइन ऑफ 5 थीटा इज इक्वल टू 2। इस क्वेश्चन को करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे इसकी रेंज होती है -1 से +1, इसकी रेंज भी होती है -1 से +1। तो इज देयर एनी कॉम्बिनेशन विच विल गिव यू 2? इज देयर एनी कॉम्बिनेशन पॉसिबल, और इज देयर मेनी कॉम्बिनेशन पॉसिबल? How many combinations are possible which are going to give you value 2? So there would be only one combination कि ये भी प्लस हो और सेम टाइम पे ये भी प्लस हो, और दोनों का एडिशन मिलके आपको क्या मिल जाए, 2 मिल जाए। तो ओवरऑल आपको पास ये होना चाहिए कि एंगल थीटा ऐसा होना चाहिए कि cos ऑफ 4 थीटा भी +1 हो, और साइन ऑफ 4 थीटा भी, सॉरी साइन ऑफ 4 थीटा 1 नहीं, साइन ऑफ 5 थीटा 1 हो। एंगल सेम है बेटा, ध्यान देना, एंगल सेम है। तो आपको ये ध्यान देना है कि भाई 4 थीटा कुछ ऐसा हो कि एंगल यहाँ पे है, 4 थीटा कुछ ऐसा हो कि कुछ इस तरीके से आए, और यहाँ पे 5 थीटा कुछ ऐसा हो जो 90 डिग्री के करस्पॉन्डिंग है। वेरिएबल सेम है बट मल्टीप्लीकेशन है अलग अलग चीजों का। एक बार किसका है, 4 का मल्टीपल है तो यहाँ पे आना चाहिए, 5 का मल्टीपल है तो यहाँ पे आना चाहिए। एग्जाम्पल बताऊंगा, ध्यान से देना, सेम पैटर्न पे चल रहा है जैसा लास्ट क्वेश्चन चला था। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो क्या कि सर 4 थीटा जो है ना, वो कुछ 2n पाई टाइप का होना चाहिए, और यहाँ पे सर 5 थीटा है ना, 5 थीटा कुछ होना चाहिए 4m+1 π/2 टाइप का सर। सो देयरफॉर सर थीटा जो है ना यहाँ पे, वो n π/2 पैटर्न का होना चाहिए, और यहाँ पे जो थीटा है सर, वो 4m+1 π/10 टाइप का होना चाहिए सर। ये फंडा होना चाहिए। दोनों है वेरिएबल थीटा, है ना, बट दोनों क्या है, दोनों इस पैटर्न के होने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए हमेशा। देखो जैसे कि एक ये है और ये है, तो दोनों जो थीटा है वो इस पैटर्न में भी लिखा जा सके और इस पैटर्न में भी लिखा जा सके। जो थीटा इन दोनों पैटर्न में लिखा जाएगा, जो थीटा इन दोनों पैटर्न में लिखा जाएगा वही आपका आंसर आना चाहिए, अदरवाइज आ ही नहीं सकता, क्योंकि वेरिएबल तो आप सेम ही यूज कर रहे हो थीटा। So therefore, theta must be of type something like which can be written in the form n π/2, and which can also be written in the form of 4m+1 + 1 π/2। n और m के लिए हमारे पास कोई टेंशन नहीं है, n और m जो है वो तो कुछ भी इंटीजर हो सकते हैं बेटा, कुछ भी इंटीजर हो सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली हमारा गेम ये आ गया कि नाउ वी आर इक्वेटिंग n π/2 with 4m+1 π/10। अब ये पाई से पाई उड़ जाएगा, ये 5 टाइम्स उड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 of n इज इक्वल टू 4m+1। कुछ इस टाइप का आपको दिखना चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉर्ट आउट कैसे करोगे, इसको सॉर्ट आउट कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पे इससे ज्यादा अच्छा आपके पास है, इसको इस तरीके से लिख दो, 5n-1 इक्वल टू 4m। मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज मल्टीपल ऑफ 4, एंड जो राइट हैंड साइड है 5 का मल्टीपल -1, 5 का मल्टीपल -1।
कुछ इस टाइप का। अब ये दोनों इक्वेट कब होंगे, तो देखो एन और एम की वैल्यू के बारे में हम लोग अब बात करते हैं कि एन और एम की कोई ऐसी वैल्यू, उसमें तो हमने डायरेक्ट जज कर लिया था, ठीक है, उसमें एक मैथ्स का लॉजिक लग गया था जो बोल रहा था कि सर डायरेक्टली वो कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसमें क्या होता है, अब जैसे मैंने इंटीजर जीरो लिया, अगर एन की वैल्यू जीरो ली, इज देयर एनी इंटीजर वैल्यूज ऑफ एम पॉसिबल, इज देयर इंटीजर वैल्यूज ऑफ एम पॉसिबल, -1/4 आएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। ये केस आपका बिल्कुल नहीं चलने वाला है, क्योंकि एम और एन दोनों को इंटीजर होना पड़ेगा। अब अगर एन की वैल्यू 1 आ गई तो बिल्कुल चलेगा, ये भी 1 आ जाएगा, चलेगा ना, ये 1 आएगा, चलेगा। मतलब एन और एम को दोनों को 1 किया। अब मैं क्या बोल रहा था, जो लास्ट क्लास में आप, लास्ट क्लास नहीं सॉरी, लास्ट क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होगा, वो मैं ये बोल रहा था कि जैसे कि आपने ये वाला कॉम्बिनेशन लिया, कौन सा वाला जो अभी हमारे पास आया, कौन सा, ये वाला कॉम्बिनेशन। तो जब आपने ये वाला कॉम्बिनेशन लिया, तो आप यहाँ पे पुट करके देखो क्या वैल्यू आएगी, और यहाँ पे पुट करके देखो क्या वैल्यू आएगी। n = 1 पुट करो और m = 1 पुट करके देखो क्या आएगी। तो आप देखोगे सर ये π/2 आ जाएगा, और n की वैल्यू 1 पुट करूंगा और m की वैल्यू पुट करूंगा तो भी π/2 आ जाएगा, तो थीटा आएगा π/2। बट दोनों फॉर्मेट में लिखा हुआ नजर आ रहा है। आप n और m की वैल्यू इसमें 1 पुट करके देख लो, दोनों में आंसर थीटा π/2 ही आएगा। तो थीटा तो सेम ही आना चाहिए डेफिनेटली, बट फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में भी लिखा हुआ है π/2, और इस फॉर्मेट में भी लिखा हुआ है जो सेकेंड वाला फॉर्मेट है। गॉट इट, क्या बोल रहा था उस टाइम, अब समझ में आ गया। तो आपको आंसर ऐसा निकालना है जो दोनों फॉर्मेट में लिखा हुआ आपको नजर आए, कि दोनों फॉर्मेट में उसकी पॉसिबिलिटी रहे उसको लिखने की। अब उसको लिखना कैसे, फाइनल आंसर आपका क्या आएगा, उसके बारे में बात करूंगा, ध्यान देना। अब देखो, क्या 2 चलेगा, क्या 3 चलेगा, क्या 4 चलेगा, क्या 5 चलेगा, कौन सा नंबर है जो काम करेगा और कौन सा नंबर है जो काम नहीं करेगा, यहाँ पे जरा बताओ। 2 के करस्पॉन्डिंग आपके पास वैल्यू आ जाएगी 9/4, जो कि बिल्कुल काम नहीं करेगा। 3 के करस्पॉन्डिंग आपके पास वैल्यू आ जाएगी 14/4, बिल्कुल अगेन काम नहीं करेगा। 4 के करस्पॉन्डिंग आपके पास आ जाएगी 19/4, जो कि अगेन काम नहीं करेगा। 5 के करस्पॉन्डिंग आपके पास वैल्यू आएगी, जो कि आएगी, कितनी आएगी, जब n = 5 पुट करोगे तो m की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। दिस विल वर्क। तो ये 5, जब n की वैल्यू 5 पुट करोगे और जब n की वैल्यू 6 पुट करोगे, ये वाला जो हमारा फंडा था ना, इसके अंदर, किसके अंदर, ये जो थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे इक्वेट करके रखी हुई है बेटा, ये वाली, इसमें पुट करके देखो आप, पैटर्न दोनों है। 5π/2 इस पैटर्न में भी है, पहला वाला पैटर्न में, और m की वैल्यू 6 पुट करोगे तो भी 5π/2 आएगा, बट इस पैटर्न में भी नजर आएगा। तो आपको ये सॉल्यूशन लेना है। एक थोड़ा सा पैटर्न आप हमेशा ऑब्जर्व करोगे, एक एपी बनता हुआ नजर आएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे 1 5 के बाद नेक्स्ट नंबर आना चाहिए यहाँ पे 9, यहाँ पे आना चाहिए 9, यहाँ पे आना चाहिए फिर 13। देखते जाओ, ये सारे वैल्यूज आते जाएंगे। 9 के करस्पॉन्डिंग 36, 9 × 5 45 -1, ये 11 आ जाएगा। फिर 13 के करस्पॉन्डिंग, या 13 × 5 है 64, 64 -1, सॉरी 64 आ जाएगा, और 64 ÷ 4 आपके पास कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। करेक्ट बोल रहा हूँ क्या, ये सारे चलते जाएंगे, इसके बीच में बेटा एक भी नहीं चलेंगे, एक पैटर्न फॉलो कर देंगे ये लोग। सॉरी, एक पैटर्न फॉलो कर लेंगे ये लोग सारे के सारे, और पैटर्न आपको देख के थोड़ा सा क्लिक होना चाहिए यहाँ पे कि कौन सा पैटर्न आ रहा है। डिफरेंस वुड बी दिस। अब मैं यहाँ पे वो एन और एम की वैल्यू लिख लेता हूँ। अब मैं आपको फाइनल आंसर लिखना सिखा रहा हूँ, इस पैटर्न में क्या आएगा, एन और एम। तो जो वैल्यू आ रही है 1 1, 5 आ रही है, 5 के बाद ये 6 आ रही है, ये 9 आ रही है, ये 11 आ रही है, ये 13 आ रही है, ये 16 आ रही है, एंड सो ऑन आप जाते जाओगे। और इनफैक्ट यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आप -3 लेना, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आई थिंक -5 आ जाएगी, -4 ही आ जाएगी, 5, हाँ। ये भी सेटिस्फाई है, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव वैल्यू, कोई भी एन और एम का कॉम्बिनेशन, देयर वुड बी इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस पॉसिबल। अब जब आप देखोगे ना, तो ये जो पैटर्न आपके पास लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ, तो आप बोलोगे सर देखो ये जो है ना
4 का मल्टीपल +1 लिखा हुआ है। सही बोल रहा हूँ क्या कि सर ये जो है ना 4 का मल्टीपल +1 लिखा हुआ है, 4 का मल्टीपल +1 लिखा हुआ है, ये आ रहा है क्या समझ में आपको कि ये 4 का मल्टीपल के कैन बी एनीथिंग इन दैट केस। जैसे कि पहले वाले केस के लिए के -1 है, -3 के लिए, 1 के लिए, इस 1 के लिए केस कितना है, के की वैल्यू 0 है, 5 के लिए के की वैल्यू 1 है, 9 के लिए 4 के की वैल्यू 2 है, इसके लिए के की, तो ये जो भी है 4 का मल्टीपल +1 है ना। और जो सेकेंड वाला केस अगर आपको लिखना है, m की वैल्यू लिखना है, तो m की वैल्यू जरा बताओ तो मेरे को किस तरीके से लिख सकते हो आप लोग, इसको देख के कुछ चमक रहा है क्या आपको। 5 का मल्टीपल +1, अब मैंने के यूज कर लिया है तो मैं के डैश यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। ये 5 का मल्टीपल +1 का फॉर्मेट नजर आ रहा है अपन को। तो मतलब अगर मैंने m की वैल्यू कुछ इस टाइप की ली या n की वैल्यू ऐसी कुछ टाइप की ली तो हमेशा काम करेगा। तो मेरे पास देयरफॉर थीटा जब मैं फाइनल लिखूंगा ना, तो अगर मैंने ये उठाया n π/2 वाला, तो n की जगह मैं उठा रहा हूं तो 4k + 1 π/2 उठा लूंगा, 4k + 1 π/2 n की वैल्यू। और अगर m की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो m की वैल्यू निकाल रहा हूं तो ये वाला पिक करूंगा। मतलब अगर थीटा की वैल्यू मैं इसकी हेल्प से लिखने वाला हूँ, किसकी, इसकी हेल्प से, ये वाले की हेल्प से, तो मैं बोलूंगा यार देखो 4 टाइम्स ऑफ 5 ऑफ के डैश +1, ये आंसर लिखूंगा या तो फिर मैं, तो मैं दोनों में से कहीं से भी आंसर लिख लेता हूँ, दोनों आंसर सेम है बेटा। अब कैसे सेम है ये भी मैं बता देता हूँ आपको। ये आ जाएगा आपके पास 20k डैश +5 इंटू π/10, कैसे आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करोगे 4 को अंदर, 4 + 1 मिलके 5 हो जाएंगे। अभी 5 कॉमन लोगे तो 4k डैश +1 आ जाएगा, और 5 कॉमन लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप मुझे बताओ कि मैंने क्या अलग अलग लिखा है क्या, एक ये पैटर्न पे लिखा हुआ है यहाँ से, और यहाँ पे थीटा किस पैटर्न पे लिखा हुआ है। दोनों तो सेम है, के और के डैश में अंतर क्या है, हम तो यही बोलते हैं ना, के हो या के डैश हो सब इंटीजर ही है यहाँ पे, तो फर्क तो कुछ नहीं पड़ रहा, सिर्फ आपने वेरिएबल अलग यूज कर लिया। यहाँ पे भी आप बोलोगे पहले वाले केस में कि के बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए सर, कुछ भी इंटीजर आ जाएगा चलेगा। आप यहाँ भी बोलोगे सर के डैश बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए, तो क्या फर्क पड़ता है, दोनों सेम। तो अगर मैच होता है कोई पैटर्न, तो कुछ इस तरीके से आपको उसको लिखना पड़ेगा बेटा। क्वेश्चंस बहुत प्यारे हैं, ये बहुत अच्छे एनालिसिस वाले क्वेश्चन है ये। इसको नोट कर लो, बढ़िया से समझ लो, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। के में क्यों लिया, अरे ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को लिखना पड़ेगा ना, एन की वैल्यू तो यही पॉसिबल है। जब एन की वैल्यू यही पॉसिबल है तो क्या लिखोगे इसको, 4k + 1 फॉर्मेट का है। फॉर्मेट का मतलब है आप देखो 4 का मल्टीपल +1 है ये, जितने भी नंबर लिखे हुए हैं, और ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये 5 के मल्टीपल +1 के फॉर्मेट में है, तो 5 के मल्टीपल +1 फॉर्मेट में लिख दिया। अब वेरिएबल के डैश, जैसे लास्ट ईयर आप पहले चैप्टर पढ़ते थे ना, कि किसी भी नंबर को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, बस इस तरीके से। जैसे इवन और ऑड को, इवन को 2n और ऑड को 2n + 1 से हमेशा रिप्रेजेंट करते, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है बेटा। नहीं, आई हैव नॉट टेकन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के एंड के डैश बेटा। किसने बोला के और के डैश की मैंने अलग अलग वैल्यू ली है, के और के डैश की वैल्यू मैंने सेम ली है। मतलब अपनी अपनी जगह इसको भी मैंने के को इंटीजर डिफाइन किया हुआ है, और के डैश को भी मैंने यहाँ पे इंटीजर डिफाइन करके रखा हुआ है। तो वैल्यू सेम क्यों ली है, तो ये क्वेश्चन कोई वो नहीं बना रहा है। देखो एन की वैल्यू जो पॉसिबल है, आप कुछ उस एंगल से समझो इस चीज को। ये जो एन की पॉसिबल वैल्यूज है, वो यही पॉसिबल वैल्यूज है ना जो यहाँ पे लिखी हुई है। तो मैं एन यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, मैंने जब आपको पहले लिखा था मैंने, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ था इधर ध्यान देना, इस वाले में क्या लिखा था, इस वाले में मैंने लिखा था एन और एम क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकते हैं।
अब मैंने एन और एम को क्या लिख दिया यहाँ पे कि भाई एन और एम कोई भी इंटीजर नहीं हो सकते हैं। अब एन की वैल्यू पर्टिकुलरली इसी फॉर्मेट में होनी चाहिए, मतलब 4 का मल्टीपल +1 होनी चाहिए। कोई भी इंटीजर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको ऐसी वैल्यू चाहिए जिसमें ये दोनों को इक्वेट कर पाओ आप। उस तरीके से सोचो आप। सिमिलरली एन की वैल्यू भी आपने जैसे जब जब यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा था फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में, पहले जब अपन सॉल्व कर रहे थे, बट यहाँ पे आपने बोला कि नहीं सर एम की वैल्यू अब सारी नहीं चलेगी, क्योंकि ये सॉल्यूशन आ जाएगा, मतलब ये वाला सॉल्यूशन आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, बट दोनों साइमल्टेनियसली कि थीटा कुछ ऐसा पैटर्न का हो जो दोनों पैटर्न में लिख पाए, वो सिर्फ इन सारी वैल्यूज के लिए चलेगा, एम की इन सारी वैल्यूज के लिए लिखेगा। तो उसका जो पैटर्न है, ये वाला जो पैटर्न है, ये 5 का मल्टीपल +1 है। तो 5 का मल्टीपल है, तो अब 5 के मल्टीपल +1 को कैसे लिखते हैं अपन मैथ्स में? 5k' +1 या 5k+1 या 5m+1 या 5n+1, कुछ भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं अपनी चॉइस का। एम और एन ऑलरेडी यूज कर चुका था, तो यहाँ पे मैंने के और के डैश यूज किया, मैं के डबल डैश यूज कर लूंगा, मैं अपना खुद का नाम यूज कर लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है। क्वेश्चन थोड़ा सा भारी है, आपको देखो एक नॉर्मल सेंस भी लगाना पड़ेगा और अपना नॉलेज भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं, कहाँ पे π/2 लिया बेटा मैंने? कहीं π/2 नहीं लिया, अपने आप आ गया मेरे पास तो। अरे भाई ये वाला थीटा की वैल्यू ये देखो ना, यहां से लिया भाई, ये सॉल्यूशन निकाला था ना आपने। एन की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 4k+1 आ गया, तो इनकी वैल्यू 4k+1 इंटू π/2 लिख दिया। और यहीं से अगर m की वैल्यू के लिए लिखना है तो मैं इसके अंदर पुट करूंगा 4m+1। m की वैल्यू 4k 5k' +1 की पैटर्न की है, तो मैंने उसको यहाँ पे पुट किया। तो कोई लिया नहीं, थीटा की वैल्यू मैंने यही लिखी है जो यहाँ लिखी है, बट अब कंस्टेंट ये आ गया है कि n की जो वैल्यू है या m की जो वैल्यू है वो इस पैटर्न की आएगी। n अगर लिखना है तो इस पैटर्न का आएगा, m अगर लिखना है तो इस पैटर्न का आएगा, दैट्स ऑल। हाँ इट इज एन एपी बेटा, एपी के कॉन्सेप्ट से भी आप लिख सकते हो, बट मैंने अभी तक वो नहीं बताया। चलो आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ूंगा, बहुत टाइम हो गया इस क्वेश्चन पे अपना। एम भी एपी में है, एन भी एपी में, दोनों एपी में है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इस पैटर्न के क्वेश्चन खत्म हो गए, इनफैक्ट ये सारे पैटर्न के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूं आपको, तो मैं फिर एक नई चीज में घुसूंगा। नहीं, नहीं प्रकृत। ये सेम टाइप नहीं है, रेंज वाला टाइप है। ये जो दो क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, बस ये दो क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप के आंसर्स में, ठीक है। ये एक क्वेश्चन जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, पैटर्न सेम था, इसमें सॉल्यूशन आ रहा है, तो सॉल्यूशन लिखना एक अलग से थोड़ी सी माथापच्ची है, एनालिसिस करके प्रोसेस यही रहने वाली है। ये कुछ थोड़ा सा अलग ही, वही रेंज वाले से ही रिलेट करना है, रेंज वाले से ही रिलेट करना। अब टाइप में नहीं घुस रहा, मैं बस क्वेश्चंस करा रहा हूँ, टाइप आपके कंप्लीट हो चुका है। फिर आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज हम लोग सीखने वाले हैं। देखो मैथ्स को मजा लेके पढ़ोगे ना, ये क्वेश्चन बहुत प्यारे हैं,
मैंने टाइम भी इसीलिए सफिशिएंट दिया है इनको, 2 क्वेश्चन को डिस्कस करने में हमने आधे घंटे से ज्यादा लगाया। बट आप समझो द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन, क्या प्यारा सा एनालिसिस है। जिस दिन ये एनालिसिस करना आप सीख गए, आप जेई क्रैक कर लोगे बेटा, अभी नहीं कर पाओगे। अभी सीखना आपके लिए डिफिकल्ट है। मैं हूं, मैं बता रहा हूँ, एक एक चीज डिटेल में समझा रहा हूँ। कम से कम ये क्वेश्चन मैं कितनी बार समझा चुका हूँ, इसीलिए मैं आज आपको इतनी क्लियरिटी से समझा भी पाऊंगा। हाँ प्रकृत बोलो सर, बेटा। हाँ, हम लोग m को 4k+1 पाई/2 से भी तो लिख सकते हैं, हम लोग ने मॉडिफाई कर दिया 5k+1 को। एम को कैसे लिख सकता है? सर आपने उधर लिखा है ना, हाँ, 5m 5k-+1, सर नहीं उसको हम नहीं, लोग ये ने ये मैंने मॉडिफाई एम कर को दिया। नहीं लिखा है बेटा, एम को तो मैंने यही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है एम को तो यहाँ। बट एम यहाँ पे देखना, ये जो रेड वाला मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये वाला पार्ट, इसमें एम की जगह मैंने वो पैटर्न को सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। तो सॉल्यूशन तेरे पास यही है, एम की वैल्यू तेरे पास यही है बेटा। बट एम का पैटर्न, एम की सारी इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी, एम की सारी इंटीजर वैल्यू सिलेक्टेड वैल्यूज आएंगी, ये वाली वैल्यूज आएंगी। इनको लिखने का तरीका ये है, तो इसके अंदर या तो एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो या एम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपके पास सेम आंसर आएगा। जैसे यहाँ पे आया या यहाँ पे आया, दोनों सेम ही आंसर लिखे हुए हैं। ठीक है। यस सर। हाँ। आप के ले लो, कोई कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो वेरिएबल है, वेरिएबल है। अगर आप, मैं ये हमेशा एम और एन दोनों को निकाल के थोड़ी करूंगा, मैं हमेशा एम और एन दोनों को, मैं तो एक ही को निकाल के सब्स्टिट्यूट करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि दोनों से आंसर सेम आ रहा है। या तो मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं एन की वैल्यू निकाल के, या तो मैं एम की वैल्यू निकाल के इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर लूं। वही तो मैंने लास्ट में बताया कि आप दोनों में से कुछ भी कर लो, आपका आंसर दोनों में सेम आ रहा है। यहाँ पे मैंने एन को सब्स्टिट्यूट किया था पहले वाले केस में, यहाँ पे, यहाँ पे मैंने एन को सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे मैंने एम को सब्स्टिट्यूट किया, आंसर देखो सेम ही आया। फर्क क्या पड़ रहा के और के डैश वेरिएबल से? यस सर। राइट। तो इनफाइनाइट वैल्यूज ही आएंगी। अभी भी आप देखो ना, आप इनफाइनाइट वैल्यूज आओगे आप। जैसे कि ध्यान देना, ये वाली वैल्यू जो 4k+1 आपका फाइनल आंसर आया ना, उसमें के की वैल्यू आप कुछ भी पुट करो। अब के की वैल्यू 0 पुट करो, इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। 1 पुट करो, सेटिस्फाई करेगी। 2 पुट करो, सेटिस्फाई करेगी। अब के की वैल्यू हर एक के लिए सेटिस्फाई, क्योंकि जब आपने ये लिखा था तो यहाँ पे बोल दिया ना के बिलोंग्स टू जेड है। अब के कुछ भी बोल दो, पैटर्न ये था एन का, बट के तो कुछ भी हो सकता है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। एक बार और इसके वीडियो को देखना बेटा, है ना, इसके वीडियो को देखना। अगर कंफ्यूजन है तो शुरू के 2 क्वेश्चन का। अब जैसे ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये रिलेटिवली इजी है। ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू एन। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपको इसकी रेंज निकालना थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बट थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे। जैसे इसको लिख दोगे 1 - cos 2x/2, और इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे। प्लस साइन 2x आ जाएगा। इन दोनों की डिवीजन में कितना है बेटा, 2। तो ये 1/2 तो अलग कर देता हूँ, प्लस 1/2 साइन ऑफ 2x। ठीक है।
ये आ गया। अब आप इसकी रेंज निकाल सकते हो। अब जरा इसकी रेंज देखो कहाँ से कहाँ तक आएगी। इसकी रेंज आएगी -√2 टू +√2। आई होप ये निकाल लोगे। अब आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बेटा। तो आप देखोगे यहाँ पे 1/2 है, +1/2 है, और रेंज आनी चाहिए -√2 से +√2। बेटा ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स का। ये जो है ना, सॉरी, ये जो है ना साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, मल्टीपल एंगल्स में बताया था, याद करना, cos2x में कन्वर्ट करने के लिए। अब इसकी देखो n की वैल्यू कब आनी चाहिए। क्वेश्चन को सबसे पहले तो ये समझो कि n की वैल्यू वही आनी चाहिए जो इसकी रेंज में आए। तो इसकी रेंज निकालना है हमको। दैट वुड गिव अस एन आइडिया रिगार्डिंग द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ n। तो उसकी रेंज निकालने में भिड़े हुए हैं हम। तो ये 1/√2 आ गया, है ना, -√2 टू +1/+√2 आ गया। 1/2 को मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास रेंज कितनी आएगी, 1/2 यहाँ पे आ गया। ये आ जाएगा -√2/2 +√2/2, सॉरी, ये 1/2 विल रिमेन एज इट इज, प्लस अगर रेंज में मैं 1/2 का डिवाइड करूंगा तो -√2/2 से लेके +√2/2 तक आएगी, करेक्ट। और इसमें 1/2 को ऐड करूंगा तो देयर फोर माई रेंज विल बिलोंग्स टू 1/2 प्लस या -√2/2 से लेके 1/2 +√2/2 तक, कुछ इस टाइप से आएगी। या फिर मैं बोल सकता हूँ 1 - √2/2 से लेके 1 +√2/2 तक। ये वैल्यूज पॉसिबल है n की। अगर n इस रेंज में आया, अगर n इस रेंज में आया तो अगर तो ही सॉल्यूशन मिलेंगे। n is in this range, then we will get the solution, then only we will get the solution. We will get the solution. अब इनकी वैल्यूज निकाल लो कितनी आएगी। 1.1414। अरे यार देखो ये रेंज है ना इसकी, इसकी रेंज है ना इसकी। इसमें 1/2 का मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या आएगा, दोनों में डिवाइडेड बाय √2 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाय 2 1 प्लस, तो ये आ जाएगा -0 पॉइंट, अरे यार क्या है ये सब फालतू की चीज, -0.2 समथिंग समथिंग से लेके +1 पॉइंट समथिंग समथिंग तक। अब अगर ये वाली रेंज किसी भी नंबर की आती है मान लो, तो कितनी इंटीजर वैल्यूज आ रही है इसके अंदर, एक तो 0 आ रही है और एक 1 आ रही है। देयरफॉर आपका आंसर क्या आना चाहिए, 2 वैल्यूज ऑफ n, 2 वैल्यूज ऑफ n, 2 वैल्यूज नहीं, 2 इंटीजर वैल्यूज ऑफ n, इनफैक्ट इंटीजर वैल्यूज ऑफ n, one is 0 and one is 1। That's how you solve it। तो पूरे रेंज का क्वेश्चन था, बाद में एक छोटा सा पार्ट था जो उसमें आपको टिक करना था। बोलो बेटा। Sir, we couldn't have found the range in the first step only. Sin x plus cos x का -√2 कॉमा √2 होता है और sin हाँ, x का -1 कॉमा 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे थोड़ी होता है बेटा। तुमको क्या पता कैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे अपन, इसे दोनों वेरिएबल सेम है ना, यस सर। तो ऐसे थोड़ी रेंज निकलती है। आपको एक रेंज निकालने के लिए एक प्रॉपर एक्सप्रेशन में लाना पड़ता है जिसकी रेंज आपने निकाल के रखी हुई है। We ये can multiply range. नहीं तो मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे तो मैं बोल सकता हूँ कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की रेंज क्या आएगी बता, फिर मेरे को मल्टीप्लीकेशन करना है तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की रेंज क्या आएगी अगर मल्टीप्लाई ही करना है अपन को। तो फिर तू ये बोल सकता है ना कि ये -1 से +1 है, ये भी -1 से +1 है, मल्टीप्लाई कर दो सर, राइट। Yes sir, yes. बट ऐसे रेंज थोड़ी निकलती, इसको तो हम sin2x/2 करते हैं और फिर बोलते हैं -1/2 से +1/2 के बीच में आती है। इसकी रेंज थोड़ी निकाल सकते हो आप डायरेक्टली।
विदाउट कन्वर्टिंग इन, बिकॉज इसकी ये दोनों सेम वेरिएबल पे डिपेंडेंट है ना, और वेरिएबल एक्स ही यूज हो रहा है दोनों जगह, यहाँ भी 2x और x यूज नहीं हो रहा है जैसे प्रीवियस फ्यू क्वेश्चंस में हम लोग कर रहे थे। रेंज निकालने के लिए आपको एक प्रॉपर एक्सप्रेशन लाना पड़ता है जिसकी रेंज के बारे में आप कंफर्म तरीके से बोल सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने जो एक्सप्रेशन निकाला, इसकी रेंज आप एक्स कुछ भी पुट कर दो, इसकी रेंज -√2 से और बचे हुए कांस्टेंट इन्वॉल्व है, तो तू रेंज निकाल सकता है। ऐसे मल्टीप्लीकेशन के कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट थोड़ी रेंज निकलते ट्रिग्नोमेट्रिक। ओके सर, ओके तो ओके। इसको इस तरीके से मत लिखो अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो। इसको अलग तरीके से लिख लो भाई लोग। आपको पता है sin 2x -cos 2x की रेंज -√2 से +√2 लाई करती है। अब भाई साहब इसमें 1/2 का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। आप बोलोगे सर इसमें भी सारी वैल्यूज में 2 का डिवीजन कर देना, ये कर दिया भाई। फिर आप बोलोगे सर इसमें 1/2 को ऐड कर दो, तो अगर हर एक नंबर में हर एक वैल्यूज में 1/2 को ऐड करोगे तो आपके पास 1/2 -√2/2 से लेके 1/2 +√2/2 तक आएगा ना, और यही तो रेंज हो जाएगी फिर आपके पास 1 -√2/2 से लेके। अभी ठीक है सबको? दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द रेंज टिपिकल। हाँ, अगर डिफरेंट वेरिएबल होते तो मल्टीप्लाई करते डेफिनेटली। चलो बढ़ जाऊं आगे। लिख लिया सबने? 2 मिनट ले लो, लिख लो बेटा, उसके बाद आगे बढ़ा दूंगा। अब एक नया कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर चालू कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में। दो मिनट ले लो आप लोग, फिर मैं चालू करता हूँ।
चलो बढ़ते हैं आगे। इसके बाद का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर होगा इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस। बहुत ही बेसिक चैप्टर है, मतलब बेसिक ऑफ मैथ्स, कि विदाउट दैट चैप्टर आप मैथ्स में कुछ भी नहीं कर पाओगे आगे। ये जैसे इक्वेशंस हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी, ऐसे ही मॉडुलस होता है, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, लॉग वगैरह, वो सारी चीजें होंगी। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। इनइक्वालिटीज का नाम सुना है क्या? सुना है? वेव को याद है? वेव को याद है ना? बस वही है, बट अब इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है बेटा। अब ये बोलेगा कि देखो, साइन एक्स जो है, आपने इक्वल टू 1/2 तो निकाल लिया, ग्रेटर देन 1/2 निकाल के बताओ। मैं साइन एक्स ग्रेटर देन 1/2 मेरे को निकाल के बताओ। तो ये क्या हो गई? ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज हो गई। फंडा इनइक्वालिटीज का वही होता है जो हमने नॉर्मल वेव कर्व में पढ़ा था, काम वैसे ही करती हैं सारी चीजें, ठीक है। बट अब यहाँ पे क्या होती है, एक एडिशनल चीज हो जाती है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री भी इन्वॉल्व हो जाती है। तो वो एल्जेब्रा जो वहां पे काम करता था वो तो काम करेगा ही करेगा, अब आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री को भी घुसा के सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे है? तो मेरा मान लो मैंने पहला क्वेश्चन ये दे दिया कि यार देखो ऐसा करो, मुझे इसका सॉल्यूशन लिखा के बताओ। एक्स जो है मेरे पास वो 0 से लेके 2 पाई के बीच में है। एक जो है मेरे पास वो 0 से 2 पाई के बीच में है। मुझे एक्स की वैल्यू निकाल के बताओ कि जब ये इनइक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर देखो, आपने एक फंडा हमको सिखाया है शुरू से, वो फंडा ये है कि यार देखो, साइन एक्स 1/2 कब होता है? मैंने आपको बोला था कि ये फंडा हमेशा ही काम देगा और बहुत सारी चीजें इजी बना देगा। आप बोलते थे सर साइन एक्स 0 यहाँ पे होते थे, यहाँ पे +1, देखो आंसर भी आने लग गए इतनी देर में, मुझे 3 4 5 आंसर आ गए। ये साइन एक्स +1 यहाँ पे होता है और -1 यहाँ पे होता है, एकदम सही। ये तो आपने सीखा था, ग्राफ भी मैंने इसी के हेल्प से बनाना आपको सिखाया भी था, जो नए बच्चे थे उनको भी मैंने इसी के हेल्प से बनाया। और आपको मैंने फिर वैल्यूज निकालना भी ऐसा बताया था कि यार देखो, यहाँ पे 1/2 होता है साइन, +1/2 यहाँ पे होता है साइन, जब ये एंगल कितना होता है, 30 डिग्री होता है। और आपको ये भी पता है कि भाई 1/2 यहाँ पे भी होता है, दो ही जगह +1/2 होगा एक रोटेशन में, जब ये एंगल 30 डिग्री होगा। अब आप बोलोगे सर एक्स की ऐसी वैल्यू चूज करने का है मेरे को, एक्स की ऐसी वैल्यू चूज करने का है जिसमें जो साइन एक्स की वैल्यू है वो 1/2 से क्या है, बड़ी है। तो आप बोलोगे सर देखो, दिख रहा है मुझे कि अगर मैं इनमें से कोई भी एंगल चूज कर लेता हूं इस रेंज के बीच में, तो मेरा हमेशा जो साइन एक्स है ना 1/2 के ऊपर आएगा। जैसे कि अगर मैंने ये चूज कर लिया, तो सर 1/2 से 1 के बीच में साइन एक्स की वैल्यू आएगी, एग्जैक्टली नहीं पता क्या आएगी, एंगल पे डिपेंड करेगा, बट आएगी तो 1/2 से 1 के बीच में, राइट। ग्राफ बनाया था याद है कि ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 से 1 में जाने में इंक्रीज होगी और 1 से 1/2 आने में डिक्रीज होगी। बट आपको तो क्या है, आपको यहाँ पे जो भी वैल्यू आएंगी वो सारी चल जाएंगी, क्योंकि 1/2 से 1 के बीच की आएंगी, करेक्ट। तो आप बोलोगे सर देखो, यहाँ पे कोई भी एंगल ले लो, ये जो रेड लाइन आप बना रहे हो या जो आपने ब्लू वाले जो बनाए हैं, इनमें कोई भी एंगल आप ले लो, आपकी वैल्यू 1/2 से बड़ी आएगी। तो आप एक्स की वैल्यू जरा बताओ तो मुझे, क्या लिख लोगे? आप बोलोगे सर देखो 30 डिग्री, मतलब बोले तो π/6 से लेके π-π/6 तक आप चले जाओ, आपका आंसर एकदम मैच होता जाएगा। मतलब बोले तो आपका आंसर आ जाएगा सर π/6 से 5π/6। तो वही फंडा इनइक्वालिटी में भी काम आ गया, कुछ भी बड़ी बात है ही नहीं कुछ। अगर इसी की जगह मैं मान लो ये बोलता कि ऐसा बना दो यार, साइन एक्सेस, ऐसा करो, साइन एक्सेस ग्रेटर देन -1/2 लिख दो तुम यार, इसका सॉल्यूशन लिख दो। एक्स वही है मेरे पास, बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई है। इसको ग्राफिकली भी समझा दूंगा, ये ग्राफिकली भी सॉल्व हो सकता है बेटा। मैंने ग्राफिकली सॉल्व नहीं किया है, मैंने इस फंडे से, क्योंकि ये फंडा ना सब में अप्लाई हो जाता है यार। ग्राफ वाला थोड़ा सा लिमिटेशन है, ये फंडा आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी अप्लाई कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री में भी इन्वॉल्व कर सकते हो, ट्रिगो इक्वेशन में भी इन्वॉल्व कर सकते हो, सबके अंदर है। आप बोलोगे सर देखो, -1/2 का जो गेम होता है ना,
वो यहाँ पे होता है सर, ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री पे सर। यहाँ पे साइन जो है ना -1/2 होता है, और यहाँ पे +1 होता है सर, यहाँ पे -1 होता है सर, यहाँ पे 0 होता है। तो आप ये बोलोगे कि सर देखो यहाँ पे कोई भी ये वाला एंगल ले लो या ये वाला एंगल ले लो, ये सारे एंगल में आपको क्या आने वाला है, ये सारे एंगल पे आपको साइन एक्स है ना -1/2 से बढ़ाएगा सर। ये आ रहा है क्या समझ में? अब इसको आंसर लिखना है आपको 0 to 2 पाई के बीच में। तो जरा बताओ तो आंसर कैसे लिख पाओगे? तो आप बोलोगे देखो सर, एक ये एंगल है, इक्वल टू डाल देता हूं इस बार, चलो एक ये एंगल है, आपको यहां से चालू होना है, सबसे पहले तो यहां तक चले जाओ सर, आप आंसर ही आंसर है आपके पास, कोई दिक्कत ही नहीं। बोलूंगा ठीक है, 0 से चालू कर दो लिखना, कहाँ तक जाओगे, पाई+पाई/6 तक चले जाना, पाई+पाई/6 तक चले जाना, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे खत्म कर देना, बट यहाँ रुकना पड़ेगा आपको। फिर आप बोलोगे कि सर उसके बाद में आप जब यहाँ पे पहुंचे और यहाँ पे सारे एंगल आपने कवर किए तो भी आपको सॉल्यूशन आएगा, राइट? यहाँ पे भी आ रहा है आपके पास, ये देखो ये वाले सारे एंगल भी आ रहे हैं। तो यूनियन क्या करोगे आप, यूनियन बोलना सर, इसको अपन लिख सकते हैं सर, 2 पाई में से पाई/6 खत्म कर देना, 2 पाई में से पाई/6 को खत्म कर देना, उससे लेके फिर 2 पाई तक पूरा ले लेना, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, सिंपल। मतलब फंडा वही है, लिखना है, सोचना थोड़ा सा है डेफिनेटली। तो यूनियन दिस इज योर आंसर। चलो एक और कर लो, साइन बहुत हो गया, कॉस को थोड़ा सा कर लो। cos x is less than equal to -1/√2। बोलो बेटा। Sir, we can't write -π/6 to 0 to 2 पाई बोल के रखा है, 13π/6. 0 to 2 पाई दे के रखा है, तो -π/6 क्यों लेगा? अच्छा, okay. अब जरा cos x लेस देन इक्वल टू -1/√2 बना के बता दो यार तुम लोग। राहुल 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 थोड़ा सा गलत है। अच्छा, लेस देन इक्वल टू -1/√2, सही है सही है सही है सही है। मैं +1/√2 से मैच कर रहा था तेरा आंसर, -1/√2 के हिसाब से सही है। तो cos x के लिए भी सेम बना लो यार दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आप बोलोगे सर देखो cos x का कुछ ऐसा बनता है ना, -1/√2 ना सर यहाँ पे होता है, और सर -1/√2 यहाँ पे भी होता है, और आपको सर चाहिए छोटा, +1 सर यहाँ होता है, -1 यहाँ पे होता है सर, 0 यहाँ पे होता है सर, 0 यहाँ पे होता है। तो भाई छोटे के लिए आपको क्या चाहिए, आपको बस यही तो एंगल चाहिए सारे। -1/√2 से छोटे में कब से कहाँ तक आओगे, -1 से -1/√2 के बीच में ही तो आओगे, और क्या आओगे? तो आप क्या बोलोगे, एक्स जो आपका आएगा वो आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके बाद यहाँ तक। तो आप बोलोगे सर एक्स बिलोंग्स टू जो है ना 3π/4 से लेके 5π/4 तक आ जाएगा। फंडा क्लियर समझ में आ गया आपको? मतलब अगर आपके ये फंडे पे ग्रिप है ना, साइन और कॉस और tan की वैल्यूज कैसे निकालने, तो आंसर लिखना आता आता जाएगा।
चलो अब आगे बढ़ता हूं। यस जी, आ ही रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। अब अगर मैंने यही जो क्वेश्चन जो पहले आपको दिया था कि सर साइन एक्स लेस देन 1/, नहीं ग्रेटर देन 1/2 के लिए बात करेंगे, जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, वापिस से उसी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। लिख लो भाई, 2 मिनट ले लो, इसको लिख लो अच्छे से। चलो बढ़ जाए आगे। साइन एक्स ग्रेटर देन 1/2 को अगर मैं सॉल्व करूंगा, तो मैंने आपको अभी बताया था यही वाला फंडा कि भाई यहाँ पे 1/2 होता है साइन, यहाँ पे भी +1/2 होता है साइन, यहाँ पे +1 होता है, यहाँ पे 0 होता है, कुछ इस टाइप का होता है। तो जो भी एंगल आ रहे हैं वो ये वाले सारे आते हैं, तो ना ये वाले एंगल सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो भाई इनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी मैंने जो बोला था वो 0 से 2π के बीच में बोला था, अब मैं बोल रहा हूँ 0 से 2π के बीच में नहीं है, जनरल सॉल्यूशन लिखना है। क्या लिखना है इस बार आपको? लिखना है जनरल सॉल्यूशन। तो अगर इसको जनरल सॉल्यूशन मान लो, अगर आपको लिखना है तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे सर 2n पाई ये होता है, 2n पाई के रेस्पेक्ट में 2n पाई से π/6 ऐड करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब 2n पाई से π/6 ऐड करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद 2n पाई से +5π/6 करेंगे, तो हम इसके बीच में घूमते हुए रहेंगे सर, यहाँ पे कहीं पे बीच में रहेंगे सर। 2n पाई +5π/6 ये एंगल आ जाएगा। इन दोनों वैल्यू, इसमें आप कुछ भी ले लो, डजेंट मैटर, मैटर एन की वैल्यू आप
कुछ भी ले लो, मतलब n बिलोंग्स टू आप z ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको हमेशा इन दोनों के बीच में ही आएगा। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, वो क्वेश्चन था पर्टिकुलरली 0 to 2 पाई आंसर लिखने के लिए। ये आपने एक जनरल सॉल्यूशन लिख दिया। अब n 0 डालोगे तो वो प्रीवियस जो स्लाइड में मैंने क्वेश्चन कराया था वो आ जाएगा। n 1 डालोगे या 2 डालोगे या 3 डालोगे या 4 डालोगे, कुछ भी डालोगे, आपका हमेशा ये काम करेगा। चलो लिख लिया, बढ़ जाऊं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया था आपको, मान लो एक कॉसेक्स का क्वेश्चन लिया था। कॉसेक्स इज, इसका जनरल सॉल्यूशन लिख के बताओ। चलो लिख लिया क्या, कर लिया इसको। राइट, एग्जैक्टली सही। कि मान लो अगर आपने ये लिखा -1/√2, आपको पता है यहाँ पे होता है, -1/√2 आपको पता है यहाँ पे होता है, ये सारे एंगल आने वाले हैं। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, 2n पाई प्लस 3 पाई/4 टू 2n पाई प्लस 5 पाई/4, 2n पाई प्लस 3 पाई/4 टू 2n पाई प्लस 5 पाई/4। क्योंकि ये सारे बीच के एंगल आएंगे, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वही है। एक और क्वेश्चन किया था वो भी कर लेते हैं। साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2। इसको भी लिख के देख लो।
प्रीवियस स्लाइड लिख लो भाई लोग। तो साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 अगर आपको लिखना है तो आप बोलोगे सर -1/2 यहाँ पे होता है, यहाँ पे +1 होता है, तो इसको आप लिख सकते हो 2n पाई -पाई/6 से 2n पाई -पाई/6 से लेके 2n पाई +7 पाई/6 तक। सिंपल। लेस देन इक्वल टू -√3। 10x इज लेस देन इक्वल टू -√3 को सॉल्व करके देख लो भैया। चलो हो गया। इट इज द पार्ट ऑफ ट्री को ओनली बेटा, नॉट ए न्यू चैप्टर। ट्री को इक्वेशन का ही पार्ट है, उसी के बुकलेट में। नो यू कैन प्रोसीड विद बुकलेट। सिर्फ एक पैटर्न और बाकी है जो मैं आपको कराऊंगा अभी आगे। 10x इज लेस देन -√3, तो आपको पता है -√3 यहाँ पे होता है। और आपको पता है यहाँ पे नॉट डिफाइन होता है, यहाँ भी नॉट डिफाइन होता है, यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे 0 होता है, और यहाँ पे -∞ होता है, यहाँ पे +∞ होता है, यहाँ पे +∞ होता है, यहाँ पे -∞ होता है। -√3
3 से छोटा चाहिए तो ये एंगल चाहिए आपको। ये सारे एंगल चाहिए, तो आप इसको लिख सकते हो। देखना यहाँ पे थोड़े अलग स्टाइल में लिखने की कोशिश करूंगा। ये वाले जो एंगल हैं, ये वाले, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये जो एंगल है इसको लिख सकता हूँ मैं 2n+1, 2n+1 π/2। बोले तो π/2 का ऑड मल्टीपल्स से लेके कहाँ तक, 2n+1 π/2 प्लस π/6, क्योंकि ये एंगल 60, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल तो 30 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, राइट। इस तरीके से भी लिख सकते हो। आप जो लिख रहे हो 2n π प्लस π/2, किसी किसी ने ये लिख के दिया है मुझे 2n π प्लस π/2 से लेके 2n π प्लस π/2 प्लस π/6। तो वो और यूनियन करके लिख के दोगे आप, इसका यूनियन करके, तो वो मजा नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? मजा भी तो चाहिए अपन को। मतलब आइडियली कभी भी एग्जाम में आएगा तो इस फॉर्मेट में लिखा रहेगा, इस फॉर्मेट में नहीं लिखा रहेगा, क्योंकि बड़ा आंसर हो गया, हम छोटे की तरफ जाएंगे। वो भी सही है, गलत नहीं है, बट हम ये लिखेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड फॉर टुडे। बुकलेट स्टार्ट कर दो बेटा, सॉल्व करना। इन चैप्टर भी स्टार्ट कर दो सब कुछ। कुछ पैटर्न है ग्राफ वाले जो बाकी हैं, वो मैं बाद में कराऊंगा आपको, मतलब बाद में, मतलब नेक्स्ट क्लास में। बोल। Sir, you can go to the range question which I had asked you earlier, please. सर ये वाला, सर मैं पूछ रहा हूँ, अगर यहाँ पे सपोज साइन अल्फा होता और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है तो हो सकती थी ना इसकी रेंज हाँ -√2 to √2। तो माइनस, हाँ। ओके सर।